हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके एजुकेशन में। हमने पिछली वीडियो में मौर्य काल की बात कर ली थी। आज मौर्य प्रशासन के बारे में बात करेंगे कि मौर्य काल में जो प्रशासन था वो किस प्रकार था और क्या क्या यहाँ की विशेषता थी। तो मौर्य काल जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार आदि शासकों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। तो मौर्य प्रशासन में जो केंद्रीय शासन का प्रमुख होता था वो राजा कहलाता था, और यहाँ के जो उच्च अधिकारी थे उनको तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ। और मौर्य प्रशासन में तीर्थों की संख्या कितनी थी? 18। मौर्य प्रशासन में तीर्थ कौन थे? उच्च अधिकारी। उनकी संख्या कितनी थी? 18। राजा के जो उत्तराधिकारी थे उन्हें युवराज कहा जाता था। सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक जिन्हें अंतःपाल कहा जाता था। प्रशासनिक अधिकारी को अमात्य और राजस्व विभाग का जो प्रधान होता था उसे समाहर्ता कहा जाता था। युद्ध विभाग के मंत्री सेनापति कहलाते थे, जबकि राजकीय कोषाध्यक्ष सन्निधाता कहलाता था। महालेखाकार को अक्षपटलाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। वाणिज्यिक विभाग जो था उसका प्रमुख था पणियाध्यक्ष, और जो नगर का मजिस्ट्रेट था उसे नागरिक कहा जाता था। इस प्रकार ये जो प्रमुख नाम है ये आपको ध्यान रखने हैं, कई बार कोर्ट में आ जाते हैं। उसके बाद आता है सैन्य विभाग का जो प्रमुख था वो सेनापति था, और सैन्य विभाग 4 भागों में विभक्त था: पैदल, हाथी, घुड़सवार और रथ। ये 4 जो थे अलग अलग भागों में विभाजित था। उसके बाद प्रांत था वो जनपदों में विभाजित था, और जनपद गाँवों में विभाजित था। तो 800 ग्रामों के समूह को जनपद कहा जाता था। 800 ग्रामों के समूह को जनपद कहा जाता था। उसके बाद आता है 800 और 400 ग्रामों के समूह को स्थानीय, 200 ग्रामों के समूह को खवार्डिक और 100 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी। अब ग्राम का जो प्रमुख अध्यक्ष था वो ग्रामीणी कहलाता था। और यहाँ की जो देख रेख की जो रखरखाव के कार्य करती थी, जो 6 समितियाँ थी जो रखरखाव का कार्य करती थी। न्याय व्यवस्था के अंदर बात करें तो सबसे छोटा न्यायालय कौन था? ग्राम सभा। अब ग्राम सभा और ये जो न्याय व्यवस्था थी 2 भागों में विभाजित थी: धर्मस्थीय न्यायालय और कटक शोधक न्यायालय। उसके बाद हम बात करते हैं कि धर्मस्थीय न्यायालय और कटक शोधक न्यायालय। तो धर्मस्थीय में जो प्रमुख था वो व्यवहारिक कहलाता था, और कटक शोधक जो न्याय व्यवस्था थी उसमें प्रमुख तो प्रदेष्टा कहलाता था। तो यह याद रखना है कि न्याय व्यवस्था में जो प्रमुख है प्रदेष्टा वो किससे था? वो कटक शोधक से, और व्यवहारिक जो धर्मस्थीय न्यायालय से उससे संबंधित था। उसके बाद हम बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था की। अब गुप्तचर व्यवस्था में क्या था कि गुप्तचर को अर्थशास्त्र में गुड पुरुष कहा गया था। और गुप्तचर व्यवस्था थी जो 2 प्रकार से थी: संस्था के द्वारा एक संचरा 2 प्रकार से थी। जो प्रांतों का प्रशासन था वो 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतीय प्रशासन है ना मौर्य काल में वो 5 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। मध्य या प्राची, जिसकी पाटलिपुत्र थी। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। और कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी। तो ये प्रांतों का जो प्रशासन 5 विभागों में विभाजित हो गया। इनकी राजधानियाँ आपको बताया थी कि अब इन प्रांतों के जो प्रमुख था उनको राजन और कुमार कहा जाता था। जो प्रांत का जो प्रशासन था, नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण कहाँ से मिलता है? मैक्सनीज की इंडिका से। तो मैक्सनीज की इंडिका से इससे पहले इसमें नगर के प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिल चुका है। 10 ग्रामों के समूह का प्रमुख कौन कहलाता था? गोप।
और जो ग्रामों का समय वो क्या करता था, जनपद, इसकी मैंने बात की थी। अब आती है राज्य भूमि। राज्य भूमि जिसे हम सीता भूमि कहते थे, और राज्य भूमि से प्राप्त आय सीता कहलाती थी। यहाँ का अधिकारी सीता अध्यक्ष और भूमिकर भाग था। तो इस प्रकार जो सीता भूमि वो कौन थी, राज्य भूमि थी। सीता क्या था, राज्य भूमि से प्राप्त आय थी। सीता अध्यक्ष कौन था, राज्य भूमि के अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाते थे। अब मैक्सनीज ने कार्य के आधार पर समाज को 7 वर्गों में बांटा था। इसके बाद हम बात करें मौर्य प्रशासन में चांदी के सिक्के थे जिनको कृषापण या धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्के थे जिन्हें मास्क कहा जाता था। मुद्रा का प्रशिक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहलाता था। तो रूप दर्शक कौन था, मास्क और कृषाण। तो मास्क क्या थे, तांबे के सिक्के थे, और कृषापण चांदी के सिक्के कहलाते थे। रूप दर्शक कौन था, मुद्रा का प्रशिक्षण करने वाला अधिकारी। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थ। जो रूपा जीवा क्या थी, ये वेश्याकृति करने वाली महिलाएं थी जो मौर्य काल में उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो कृषि का जो कर था 1/6 भाग लिया जाता था कर के रूप में। प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मौर्य काल में जो प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से व्यापार किया जाता वो था बंदोज। और व्यापार पर कितना टैक्स लिया जाता था, व्यापार पर 1/10 भाग टैक्स लिया जाता था। मौर्य कला की बात करें तो सिंधु सभ्यता के बाद कला का विकास है जो मौर्य काल से प्रारंभ हुआ था। पत्थरों का प्रयोग मौर्य काल में शिलालेख, यहाँ से 14 शिलालेख प्राप्त हुए थे। 14 शिलालेख प्राप्त हुए थे जिनमें प्रमुख शिलालेख के बारे में बात करें, जैसे प्रथम शिलालेख है पशुबलि की निंदा की गई इसमें। चौथा शिलालेख है जो धम्म घोष की बात करता है। 5वां शिलालेख है जिसमें धम्म महामात्र की नियुक्ति है। 8वें शिलालेख में तीर्थ यात्रा, धम्म यात्रा, खेट त्याग का वर्णन किया गया है। 13वां शिलालेख जिसमें अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक की विदेश नीति का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं कि खोज के बाद सर्वप्रथम जो ये शिलालेख थे इनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इसका आंसर होगा 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने इनको सर्वप्रथम पढ़ा था इन शिलालेखों। लेकिन इन शिलालेखों की खोज किसने की थी, कैन वेलर ने इन शिलालेखों की खोज की और इनको सर्वप्रथम पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में। और ये किस में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं खरोष्टी लिपि है जो दाएं से बाएं थी। पाकिस्तान क्षेत्रों में, पाकिस्तान की जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रचलित थी। और ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाएं थी वो भारत में प्रचलित थी। मौर्य काल में जो है 7 स्तंभ मिले थे। प्रमुख हो गए सारनाथ स्तंभ जिनमें 4 सिंह की पीठ है। और इन 4 सिंहों में जो प्रमुख जानवर है वो कौन से, घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल है। जिसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, हेलो, हॉर्स, एलिफेंट, लोयन और ऑक्स। तो और जो सारनाथ का धर्म है उसमें धर्म महाचक्र में 24 तिलियाँ हैं। कौशाम्बी का स्तंभ लघु स्तंभ है। इसमें अशोक ने महामात्रों का आदेश दिया है कि वे संघ भेद को रोकें। तो संघ भेद को रोकें यह आदेश किस लेख में कहा गया, कौशाम्बी की लघु शिलालेख में। रोमबंद स्तंभ, इससे पता चलता है कि अशोक ने के बुद्ध के जीवन से संबंधित पवित्र स्थानों की यात्रा की। तो ये किस में वर्णन मिलता है, रोमबंदोई के स्तंभ लेख में। और टैक्स को कम करने संबंधी प्रमाण में रोमिंदई स्तंभ से मिले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चन की जो मौर्य काल से संबंधित है। जैसे अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा था, लोहरिया नंदनगढ़ का स्तंभ। अशोक की एकमात्र शिला रूप चित्र कहाँ है, वो है कनगनहल्ली में। अशोक के अभिलेख बांटे गए हैं, 3 भागों में बांटे गए हैं। अशोक के किस अभिलेख में अशोक को अशोक ही नाम दिया गया, वो है मास्की और गुलजरा अभिलेख में। सांची का स्तूप बौद्ध कला से संबंधित है और ये अशोक ने बनाया था, बौद्ध कला से संबंधित है और ये अशोक ने बनवाया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या कहलाती थी, पण। अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था, वो था मिस्र का। तो तुर्मे कहाँ का राजा था, मिस्र का।
उसके बाद हम बात करते हैं गुहा अभिलेख की। गुहा अभिलेख थे जो बिहार के गया में बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 3 गुहा लेख मिलते हैं और दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों में गुहा का निर्माण कराया था। कुल 7 गुफा थी, जिनमें बारबर से कौन कौन सी गुफा मिली है और नागार्जुन से कौन कौन सी मिली है, ये प्रमुख है। तो बारबर से कर्ण चौपड़, सुदामा, लोशम ऋषि और विश्व झोपड़ी, और नागार्जुन से गोपिका, वदथिक और वहिक, यह गुफाएं प्राप्त हुई है। सीतामढ़ी गुफा है जो अशोक के धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी किसको से मिलती है, सीतामढ़ी। स्तूप की बात करें, जो लकड़ी का घेराव होता था स्तूपों के चारों ओर से स्तूप का देता, तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का वर्णन किया गया है, जो 84,000 स्तूप थे। राजप्रसाद की बात करें तो इनकी छतें लकड़ी की बनी होती थी। पटना सेना यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है राजप्रसाद से। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मौर्य काल में कहाँ से प्राप्त हुई है, पटना से। मृदभांड क्या थे, जो उत्तरी काली पोलिश मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अशोक के धम की बात करें तो धम विजय की चर्चा हमने बात की थी, 13वां शिलालेख में मिली है। और धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका। और अहिंसा के त्याग का सिद्धांत किसने दिया है, अशोक ने। अशोक के समय जो बौद्ध संगीति हुई तो वो हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति, जो पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में की गई थी। और इस समिति में तृतीय पिटक जो अधिधम पिटक वो जोड़ा गया था। तो अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में, और इसमें तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया था। अशोक की यात्रा का क्रम की बात करें तो अशोक ने सर्वप्रथम गया यात्रा का क्रम में गया, फिर कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और अंतिम यात्रा उन्हें श्रावस्ती की थी। कलिंग युद्ध उन्होंने लड़ा था 9 वर्ष में। इस युद्ध के बाद में 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में रुमनदेई जो लेख है, 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में रुमनदेई गया। और रुमनदेई का जो लेख है वहाँ से टैक्स को कम करने के प्रमाण मिलते हैं। अब हम बात करें शहबाजगढ़ी अभिलेख, जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वो था बृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदर्थ। तो इसी प्रकार इसमें जो मेन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी आपको बता दिए हैं, और एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे मौर्य प्रशासन की हमने बात की थी, मौर्य प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता था। उसके बाद सैन्य विभाग है जो 4 भागों में था। प्रांतों को जनपदों को ग्रामों में बांटा गया था। उसके बाद प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। और न्याय व्यवस्था में 2 प्रमुख न्यायालय थे, धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटक शोधक। इनके प्रमुख व्यवहारिक और कंटक शोधक के पृष्ठा थे। उसके बाद हम बात करें प्रांतीय प्रशासन 5 प्रांतों में था, जिनके अलग अलग राजधानियाँ बताई गई हैं। और जो नगर प्रशासन इसका वर्णन तो मैक्सनीज की इंडिका में भी मिल चुका है। राज्य की जो भूमि थी उन्हें सीता भूमि और प्राप्त आय सीता अधिकारी, सीता अध्यक्ष और भूमिकर भाग कहलाता था। यहाँ के जो चांदी के सिक्के थे वो कर्षापण, तांबे के सिक्के मास्ट कहलाते थे। और रूपदर्शक कौन था, मुद्रा का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपजीवा की बात करें, वेश्याकृति करने वाली महिलाएं थी वो रूपजीवा थी। अर्थव्यवस्था में कर लिया जाता था 1/6, कृषि पर और व्यापार पर 1/10 टैक्स। मौर्य कला की बात करें तो शिलालेख प्राप्त हुए थे। और शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था, जेम्स प्रेसेस ने। खोज की थी कैन वेलर ने। स्तंभ की बात करें तो 7 स्तंभ मिले थे यहाँ से। स्तंभ की बात करें तो यहाँ से 7 स्तंभ मिले थे, और जिनमें 4 सिंह दर्शाए गए थे, हाथी, घोड़ा, सिंह, बैल, कौशाम्बी का लेख, रुमंदो स्तंभ। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपको जो डेटा बता दिए हैं। उसके बाद गुहा अभिलेख जो बिहार के गया से प्राप्त हुए थे, कुल 7 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जो बारबर और नागार्जुन से किस पर कौन सी गुफा है, और बराबर से कौन सी गुफा है। स्तूप की भी बात करें 84,000 स्तूपों का वर्णन मिलता है। राजप्रसाद हो चुका है। अशोक के धम जो 13वां शिलालेख से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अशोक में बौद्ध समिति तृतीय हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, इसमें तीसरा पिटक जोड़ा गया था। अशोक की यात्रा का क्रम बताया गया है, गया से लेकर श्रावस्ती तक। तो इस प्रकार मौर्य प्रशासन के बारे में मैंने बात कर ली। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो करीब लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और पिछली जो वीडियो है मौर्य काल से संबंधित उसको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखें। ओके, धन्यवाद।